जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक चौधरी। इस वीडियो में हम भाग 5 के आर्टिकल 82 से लेके 100 तक बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल 82 से 100 तक बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा, और हमने उनकी सीटों के बारे में पढ़ा था। लोकसभा की थी 550 और राज्यसभा की थी 250, जो कि अब 545 है लोकसभा की और राज्यसभा की है 245। तो वो सीटें थी कैसे, मतलब वो देखते हैं। तो अनुच्छेद 82 कहता है, आर्टिकल 82 कहता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें थी ना, जो प्रत्येक गणना पर सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है। मतलब जो वर्तमान में जो सीटें हैं ना, जो 545 है और 245 है, वो 1971 की जनगणना के ऊपर है। ठीक है। जो लोकसभा की 545 सीटें हैं और राज्यसभा की 245 सीटें हैं, ये जो सीटें दी गई हैं ना, ये 1971 की जनगणना के ऊपर दी गई है। और जब ये, ठीक है, ये तो समझ आ गया कि 1971 की जनगणना के ऊपर है। तो बाद में इसमें संशोधन किया गया, 84वें संशोधन 2002 में ऐसा कहा गया कि जो लोकसभा और राज्यसभा की जो अब सीटें बदली जाएंगी ना, वो 2026 में इनकी सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि अब देखो 2001 की जनगणना पर आधारित कर देंगे। जो जैसे अब आपने सुना होगा कि सेंट्रल विस्टा बन रहा है अपना, ये नया संसद भवन बन रहा है, तो इसलिए सीटें भी बढ़ी होंगी। क्योंकि अगर 1971 में जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या बढ़ गई होगी 2001 में, तो 2001 में जो जनगणना के आधार पर जो सीटें दी जाएंगी वो 2026 में दी जाएंगी। इसलिए 2026 तक सेंट्रल विस्टा बन रहा है। ठीक है। 84वें संशोधन में ये बोला गया कि जो अब लोकसभा की और राज्यसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा, और जिसके आधार पर बढ़ाया जाएगा उन 2001 के आधार पर बढ़ाया जाएगा, और ये जब बढ़ाया जाएगा 2026 में ऐसा करा जाएगा। ठीक है। और जो ये व्यवस्था है ना, कुलदीप सिंह समिति द्वारा दी गई थी। ठीक है। तो आर्टिकल 82 में यही है। अब आर्टिकल 83 क्या कहता है, इसमें संसद की अवधि की दी गई है, सदन की अवधि की दी गई है कि सदन की कितनी अवधि होती है। जैसे राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, और लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। ठीक है। स्थायी सदन मैंने आपको बताया था, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई करके हर 2-2 साल में चुनाव होते हैं। तो ये मतलब कभी भंग नहीं हो सकता, इसलिए स्थायी सदन है। तो अनुच्छेद 83 में ये बोला गया है। अब अनुच्छेद 84 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 84 में क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि संसद की योग्यता क्या है। मैंने आपको शुरू से बताता हूँ आया हूँ कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, 30 वर्ष आयु हो, ये सब मैं आपको पहले से ही बताता हुआ आया हूँ। तो अब अनुच्छेद 85 में क्या कहता है, 85 में जो राष्ट्रपति सत्र को बुलाते हैं ना, जैसे अब उन्हें कोई वो बुलाना है, अपना कोई बैठक करनी है, तो बैठक में सब सारे मेंबर्स को बुलाएंगे। तो सारे मेंबर्स को कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति। और बुलाने को क्या कहते हैं कि आहूत करना, आहूत करना, सत्र आहूत करना। और जब खत्म करेंगे तो उन्हें वापस भेजेंगे, उन्हें कहेंगे सत्रावसान। ठीक है। तो आर्टिकल 85 में तो ये बोला गया है आर्टिकल 85 में कि एक सत्र को आहूत और सत्रावसान करना। अब ये समझो क्या होता है। इसमें 85 में बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे सत्र को आहूत करना, राष्ट्रपति जब विधेयक बनाते हैं ना, जब विधेयक बनता है, किसी भी चीज़ पर कानून बनने वाला होता है, तो सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। तो किसी चीज़ पर विधेयक लाया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं, उसे कहते हैं सत्र को आहूत करना। तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। प्रोपगेशन, सत्रावसान क्या होता है कि जब उन्होंने बात कर ली, मतलब जो भी बहस थी, चर्चा थी, वो सब उन्होंने कर ली। अब वो जो अपने मेंबर्स थे लोकसभा और राज्यसभा को, उनको बोलेंगे तुम वापसी जाओ। ठीक है। वापसी जाएंगे तो उसे कह देंगे सत्रावसान करना। ठीक है। एडजर्न मतलब जब बीच में ज़्यादा तू मैं हो जाती है ना, ज़्यादा बहस होने लग जाती है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े वाला टाइप हो जाता है, तो उस टाइम जो सभापति होते हैं ना, अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, वही इनकी वो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनको आगे कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे मतलब ये कार्यवाही को स्थगित थोड़े टाइम के लिए रोक देते हैं, उसको कहते हैं एडजर्न करना। ठीक है। विघटन, विघटन क्या होता है, विघटन में ये बोला गया है कि राज्यसभा का तो विघटन हो नहीं सकता क्योंकि वो एक स्थायी सदन है।
लोकसभा का विघटन हो सकता है क्योंकि वो हर 5 साल के बाद वापसी आती है, 5 साल के बाद में भंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया आई होप। अब भारतीय संसद के ना 3 सत्र होते हैं। भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इनमें से सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र, जिसके अंदर मतलब पैसे की सारी बातें होती हैं। ये फरवरी और मई में लाया जाता है, सबसे बड़ा सत्र होता है। मानसून सत्र, ठीक है, जो बीच में लाया जाता है जुलाई से अगस्त में। शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर, ये सिर्फ 15 दिन का होता है, सबसे छोटा यही होता है। ये कुछ नोट भी है, जानकारी जरूरी बात है इसमें। जैसे संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है, जैसे बजट सत्र और मानसून सत्र। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का टाइम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पर ये तो है ही नहीं, अपने में तो बहुत कम टाइम है। 6 महीने तो हम लेते ही नहीं, पहले ही कर लेते हैं। जैसे देखो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई तक ये चला, फिर जून 30 दिन, जुलाई में ये चालू हो गया, जुलाई और अगस्त में। अब जुलाई और अगस्त में ये हो गया, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब वो 60 दिन हो गए। फिर नवंबर, दिसंबर। तो ये ऐसा होता है, मतलब ये सही है, हमारे कोई दिक्कत नहीं। जब संसद का सत्र नहीं नहीं रहता है तब अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाते हैं। मतलब जब जब संसद का कोई भी सत्र नहीं रहता है ना बजट सत्र रहता है, ना मानसून सत्र, ना शीतकालीन सत्र, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देते हैं। ठीक है, फिर जब लोकसभा बन के आती है या राज्यसभा उसे पारित करती है तो कानून बन जाता है उस पर अच्छे से। अब अनुच्छेद 86 में बोला गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? मतलब जब राष्ट्रपति भाषण देते हैं ना, एक तो मैं वो दूसरी बात है वो बताऊंगा अगले में। राष्ट्रपति का अभिभाषण इसमें क्या है, जैसे जैसे जब सत्र होता है, पहली बैठक हो गई, जैसे राष्ट्रपति भाषण देते हैं। जैसे बजट सत्र सबसे पहली बैठक होती है जिसमें सब मिल के बैठते हैं। ठीक है, तो बजट सत्र में अपना भाषण देंगे। फिर उसके बाद में मानसून सत्र आएगा, इसमें जब फिर से मिल के बैठेंगे तो अपना भाषण देंगे। शीतकालीन सत्र आएगा, फिर सब मिल के बैठेंगे तब अपना भाषण देंगे। मतलब दोनों सदनों को संयुक्त संबोधित करते हैं, अपना भाषण देते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा गया, राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक पर अर्थात बजट सत्र की बैठक में दोनों सदनों की संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। सॉरी, मैंने आपको कह दिया कि ऐसे ऐसे करना है। वो सिर्फ साल की जो पहली बैठक होती है ना बजट की, हर साल की पहली बैठक बजट सत्र में, उसमें अपना भाषण देते हैं। मैंने आपको बोल दिया कि बजट सत्र में भी देते हैं, फिर संयुक्त सत्र में भी, ये ऐसे नहीं देते। ठीक है, बजट सत्र में ही वो देते हैं सिर्फ। सॉरी उसके लिए, मैंने आपको ऐसा बताया था कि बजट सत्र में देते हैं, फिर मानसून सत्र में, फिर शीतकालीन सत्र में। ऐसा नहीं होता, साल की पहली बैठक में वो सिर्फ अपना भाषण देते हैं। साल की पहली बैठक में वो सिर्फ अपना भाषण देते हैं और नहीं देते। ठीक है, अब अनुच्छेद 87 में बोला गया राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण क्या होता है? जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल खत्म होते ही सारे मेंबर्स अपने अपने घर चले जाते हैं। मतलब 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद फिर से लोकसभा का चुनाव होता है, फिर से चुन के आते हैं। तो जब फिर से चुन के आते हैं ना 5 साल के बाद, तब यहाँ पे राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देते हैं, मतलब विशेष भाषण देते हैं उन 5 साल के लिए चुने हुए आए लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हर 5 साल बाद होता है। अब अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि संसद के मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान है। मतलब संसद कह रहा हूँ, सदन का मंत्री। जैसे कोई भी मंत्री है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का मंत्री है। जैसे अगर कोई राज्यसभा का मंत्री है तो वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, पर जब वहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए वोट्स डलेंगे, जैसे किसी भी चीज़ पे वोट डालने हैं उन्हें, तो उस टाइम पर वो राज्यसभा में ही, अपने सदन में ही जाकर वो अपना वोट दे सकता है। ऐसा नहीं कि वो राज्यसभा है को तो लोकसभा में जाके अपना वोट दे देगा, ऐसा नहीं है। वो अगर राज्यसभा का है तो राज्यसभा में ही जाकर अपना वोट देगा। महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल। तो ये महान्यायवादी क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में। हाँ, तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भी किसी भी सदन में जा सकता है। वो राज्यसभा में भी बैठ सकता है
वो लोकसभा में भी बैठ सकता है। पर जब चुनाव की बारी आएगी, जब वो अपना वोट देगा, अपना मत देगा, तो वो अपना मतदान किसी भी सदन में नहीं दे सकता, क्योंकि वो ना राज्यसभा का मेंबर है ना लोकसभा का मेंबर है, समझे। और जो मंत्री होगा वो, जैसे राज्यसभा का कोई मंत्री है, वो लोकसभा में भी बैठ सकता है, वो कुछ भी बात कर रहे हैं उनकी बातें सुन सकता है, उनके साथ बैठ सकता है, वहाँ बात कर सकता है, मतलब वहाँ पे हर चीज़ कर सकता है। पर जब मतदान की बारी आएगी तो उसके अपने सदन में ही जाकर मतदान देना पड़ेगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 89 में क्या कहता है, इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, वो उपराष्ट्रपति होता है, समझे। जैसे लोकसभा का जो सभापति होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो उन्हीं बीच में से चुना जा सकता है, उन्हीं के बीच में से चुना जाता है, सबसे बड़ा, सबसे जानकार, सबसे अच्छा वो चुना जाता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से। पर जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा के बीच में से नहीं चुना जाता, वो अलग से आता है, जो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया है। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, समझे। यही तो मैंने आपको बताया अभी। सभापति राज्यसभा का पदेन सर्वेसर्वा होता है, मतलब जो सभापति होता है ना, वो राज्यसभा में सबसे बड़ा होता है। मतलब अगर नीचे जो भी मंत्री हैं वो बोल रहे हैं, अगर ऊपर से सभापति ने बोल दिया कि नहीं तुम चुप हो जाओ, तुम मत बोलो, तो वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते। मतलब जब सभापति हैं, जैसे किसी चीज़ में वोट देने हैं, तो अगर एक दोनों के वोट बराबर हो गए, इसने भी अपने वोट बराबर दे दिए, इसने भी अपने वोट बराबर दे दिए, तो अब कौन से हैं बड़े, सभापति बड़े हैं। तो सभापति जब वोट बराबर हो जाते हैं ना, तो सभापति अपना निर्णायक मत देते हैं, ठीक है, निर्णायक मत देंगे, ताकि मतलब कोई ना कोई चुन के आ सके, ठीक है। तो इसमें ये लिखा गया है, सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना निर्णायक मत देते हैं, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 93 में क्या गया, अब ये जो बीच के अनुच्छेद है ना, 89 के बाद 90 है, 91 है, 92 है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इनमें क्या है, लास्ट में मतलब जब ये पूरी पॉलिटी की ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको सारे आर्टिकल्स भी बता दूंगा, उसमें आपको सब आर्टिकल्स मिल जाएंगे अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक, ठीक है। तो अब 93 में देखते हैं। 93 में है कि इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। ऊपर 89 में क्या है, राज्यसभा के सभापति की चर्चा। और ऐसे ही आपने हर जगह देखा होगा कि राज्यसभा पहले है, जैसे राज्यसभा का अनुच्छेद है 80, लोकसभा का है 81। ऐसे ही राज्यसभा के सभापति की बात है तो राज्यसभा के सभापति पहले आएंगे सॉरी। तो 89 में राज्यसभा के सभापति, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। अब लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में क्या है वो पढ़ते हैं। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बनाते हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, राज्यसभा में सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और लोकसभा में सभापति और अध्यक्ष कौन होता है, जैसे यहाँ पे 10 मेंबर्स बैठे हैं, ये 10 मेंबर बैठ गए। अभी इन 10 में से देखेंगे कि सबसे एक्सपीरियंस तो भैया ये है, ठीक है। अब इस वाले को चुनते हैं, तो इसको बिठा देंगे हम सबसे ऊपर, ठीक है। सारे मेंबर्स आ गए, 5 साल में सारे चुन के आ गए, फिर उनका सभापति जो भी होगा, जो भी सबसे बड़ा होगा, सबसे एक्सपीरियंस्ड होगा, सबसे पढ़ा लिखा होगा, सबसे ज़्यादा जानकार होगा, उसको अध्यक्ष बना देंगे, ठीक है। इसी में एक प्रोटेन स्पीकर की भी चर्चा है। प्रोटेन स्पीकर क्या होता है, जैसे लोकसभा का वो लड़के आ गए सारे, 5 साल बाद में सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, अब उनका अपना अध्यक्ष बनाना है। तो अभी तो जब वो आएंगे ना 5 साल बाद में, तो एक अपने बीच में से ऐसा ही कोई भी किसी को भी अध्यक्ष बना देंगे, ताकि वो उन सबको शपथ दिला सके, ठीक है, ताकि वो उनको शपथ दिला सके और उनको अपनी अपनी सीट पर बिठा सके, स्टार्टिंग में खाना पानी करवा सके, समझे। और जब वो सब बैठ गए अपनी जगह, सब चीज़ हो गई, उसके बाद में वो अपने बीच में से एक अध्यक्ष को चुनेंगे, जो पूरे 5 साल तक उनके ऊपर बैठा रहेगा और उनकी कार्यवाही में उनका हाथ बटाएगा, ठीक है, समझे। इस टाइम हमारे
अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। अब अनुच्छेद 98 के अंदर संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 99 के अंदर संसदों के शपथ की चर्चा है, मतलब जब भी वो आते हैं उन्हें शपथ दिलवाते हैं तो उनकी चर्चा है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज, सबसे बड़ा जज, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताओ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और जो सारे मेंबर्स होते हैं उन सबको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। जो भी मेंबर्स चुन के आएंगे उन सबको शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। अब अनुच्छेद 100 में कोरम की चर्चा है, गणपूर्ति की चर्चा है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, अब उनमें से जब तक 1/10 मतलब जब तक उनके बीच से 10% लोग नहीं आएंगे ना, जब तक 10% बंदे नहीं आएंगे तब तक वो अपनी कार्यवाही को चालू नहीं करेंगे। मतलब अध्यक्ष अपने सदस्यों की मतलब कार्यवाही रोक देता है, वो कार्यवाही को चालू नहीं करेंगे जब तक 10% बंदे नहीं आएंगे। जैसे 545 सदस्य हैं तो 54.5 समथिंग, तो 55 मान लेते हैं या 54 मान लेते हैं। जब तक इतने बंदे नहीं आएंगे ना तो लोकसभा की कार्यवाही ही नहीं चालू होगी। अगले दिन बोल देंगे कि अगले दिन आ जाना, समझे? तो ये है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तो अगर पसंद और समझ आई होगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।